जहाँ तलवार की धार पर इतिहास लिखा गया, जहाँ राजपूतों की वीरता की मिसालें आज भी गूंजती है, जहाँ दिल्ली सल्तनत के उत्थान और पतन की कहानियां हैं, जहाँ चोल साम्राज्य की समृद्धि ने भारत को शक्ति दी, खिलजी बनाम तुगलक, लोधी वंश की राजनीति, भक्ति आंदोलन की लहर, और फिर आया एक युग मुगलों का साम्राज्य और उसके समक्ष खड़े हुए वीर छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी गाथा इतिहास में अमर हो गई। तैयार हो जाइए एक रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम भारतीय इतिहास के सबसे रोमांचक संघर्षों, वीरता और महान सम्राटों की कहानियां आपके सामने लाने वाले हैं। इतिहास केवल किताबों के पन्नों में कैद कुछ शब्द नहीं है, यह उन वीरों की गाथा है जिन्होंने अपने रक्त से भारत की धरती को सींचा। यह कहानी है शक्ति, सत्ता और स्वाभिमान की, जहां एक तरफ 3 साम्राज्य कन्नौज के ताज के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ राजपूत योद्धाओं ने अपने शौर्य से अमरता प्राप्त की। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस दौर में जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच दुश्मनी ने भारत की तकदीर बदल दी, जब राणा कुंभा ने 84 किले बनाकर दुश्मनों को चकित कर दिया, और जब वीरता का अर्थ सिर्फ युद्ध जीतना नहीं बल्कि अपने सम्मान के लिए लड़ना था। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इतिहास के पन्नों को फिर से जीवंत करने वाले हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक समय ऐसा था जब पूरा भारत एक ही सवाल पर उलझा हुआ था, कन्नौज का असली हकदार कौन? इस युद्ध में 3 बड़े साम्राज्य थे, पाला, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। बंगाल के पाला राजा धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी में ने कन्नौज को जीतकर अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन तभी राजस्थान से प्रतिहारों ने दावा किया कि कन्नौज उनका है। इस संघर्ष में राष्ट्रकूटों ने भी हस्तक्षेप किया और भारत का सबसे लंबा सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सवाल यह नहीं था कि कौन जीतेगा, सवाल यह था कि लड़ाई कब खत्म होगी। राजपूत वीरता की अगर कोई सबसे प्रसिद्ध कहानी है तो वह है दिल्ली और अजमेर के शासक महाराज पृथ्वीराज चौहान की। 1191 ईस्वी में उन्होंने मोहम्मद गौरी को तराइन के पहले युद्ध में हरा कर दिखा दिया कि भारत को जीतना आसान नहीं था। लेकिन 1192 ईस्वी में इतिहास ने करवट ली। इसी युद्ध में गौरी ने छल और विश्वासघात से जीत हासिल की। कहा जाता है कि पृथ्वीराज के ही दरबार से कुछ लोगों ने दुश्मन से हाथ मिला लिया था। अगर यह विश्वासघात नहीं होता तो शायद आज भारत का इतिहास कुछ और होता। इतिहास के सबसे विवादित पन्नों में से एक है कन्नौज के राजा जयचंद्र गढ़वाल। उन्हें अक्सर गद्दार कहा जाता है, लेकिन क्या वह सच में गद्दार थे या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी? कहा जाता है कि पृथ्वीराज और जयचंद्र के बीच रंजिश थी, क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद्र की बेटी संयोगिता से प्रेम विवाह किया था। इस वजह से जयचंद्र ने पृथ्वीराज का समर्थन नहीं किया और मोहम्मद गौरी ने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन 1194 में चंदावार के युद्ध में जब गौरी ने जयचंद्र को हराया तो उनकी मृत्यु के बाद भी कन्नौज के वीर राजपूत योद्धाओं ने अंत तक लड़ाई लड़ी। क्या सच में जयचंद्र गद्दार थे या उन्हें इतिहास ने गलत समझा? अगर आपको लगता है कि राजपूत वीरता पृथ्वीराज चौहान के बाद खत्म हो गई तो आप गलत हैं, क्योंकि 1433 ईस्वी में जन्म हुआ राणा कुंभा का, उस योद्धा का जिसने अपने जीवन में 84 विशाल किलों का निर्माण कराया। उनका सबसे प्रसिद्ध किला था कुंभलगढ़, जिसकी दीवार चीन की महान दीवारों के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। राणा कुंभा सिर्फ योद्धा नहीं बल्कि एक महान संगीतकार भी थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने कुंभा महल और कीर्ति स्तंभ बनाए थे, जो आज भी राजस्थान के गौरव हैं। इतिहास सिर्फ जीतने वालों की कहानी नहीं बल्कि उन वीरों की गाथा है जिन्होंने अपनी धरती के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी। अगर पृथ्वीराज और जयचंद्र एक होते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता। अगर राणा कुंभा को और समय मिलता तो शायद हिंदुस्तान की सीमाएं कुछ और होती। भारत का इतिहास वीरों और विजेताओं से भरा पड़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन हुकूमत कर चुका है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम जानेंगे मोहम्मद गजनवी से लेकर खिलजी और तुगलक तक की कहानियां। मोहम्मद गजनवी 1998 से 1030 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी। मोहम्मद गजनवी वह नाम जिसने भारत पर 17 बार हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर उसकी चढ़ाई आज भी इतिहास में दर्ज है। उसका मकसद सिर्फ लूटपाट करना था, लेकिन इन आक्रमणों ने भारत के भविष्य की दिशा बदल दी। मोहम्मद गौरी 1175 से 1205 ईस्वी में
विजय की लहर। मोहम्मद गोरी, जिसने 1192 की तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत में अपनी जड़ें जमा ली, वह सिर्फ लूट के लिए नहीं आया था, बल्कि यहाँ शासन स्थापित करने का इरादा रखता था। गुलाम वंश 1206 से 1290, एक नई शुरुआत। गुलाम वंश की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, जो मोहम्मद गोरी का सबसे वफादार सेनापति था। 1206 ईस्वी में उसने दिल्ली की गद्दी संभाली। उसके बाद इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूत किया और दिल्ली को एक अस्थायी राजधानी बना दिया। रजिया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासक। रजिया सुल्तान, जो भारत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक बनी, वह अपने पिता इल्तुतमिश की सबसे योग्य संतान थी, लेकिन समाज उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, लोहे का शासन। बलबन ने शासन में कठोरता और अनुशासन का परिचय दिया। उसने अमीरों की शक्ति को कमजोर किया और सल्तनत को संगठित किया। उसका शासन दिव्य शक्ति और राज्य की गरिमा पर आधारित था। कैकुबाद 1287 से 1290, अंत की शुरुआत। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था, जिसकी कमजोरी और विलासिता ने सल्तनत को कमजोर कर दिया। अंततः 1290 में खिलजी वंश ने गुलाम वंश का स्थान ले लिया। इतिहास के पन्नों में दिल्ली सल्तनत की कहानियां आज भी जिंदा है। यह सिर्फ शासकों की नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष और विजय का इतिहास है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के इतिहास में ऐसा कौन सा साम्राज्य था जिसने दक्षिण भारत से लेकर श्रीलंका और सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी धाक जमाई? एक ऐसा साम्राज्य जिसने नौसेना की ताकत से समुद्रों पर राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान चोल साम्राज्य की। चोल वंश की नींव विजयालय चोल ने 9वीं शताब्दी में रखी, लेकिन इस साम्राज्य को अपनी बुलंदियों तक पहुंचाने वाले थे राजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम। ये सिर्फ महान राजा नहीं, बल्कि रणनीतिकार भी थे, जिनकी सेना और नौसेना अजय थी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चोल साम्राज्य की नौसेना एशिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी। राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका, मलय द्वीप समूह और सुमात्रा तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उनके बेड़े में सैकड़ों युद्धपोत थे, जो व्यापार और विजय दोनों में अजय थे। लेकिन चोल सिर्फ युद्ध के लिए प्रसिद्ध नहीं थे, उन्होंने कला और संस्कृति में भी अद्भुत योगदान दिया। बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजेश्वरम भी कहा जाता है, चोल वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यह विशाल मंदिर जो आज भी खड़ा है, हमें चोलों की महानता की याद दिलाता है। क्या आप जानते हैं कि चोल शासन काल में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी? उन्होंने गाँव में स्वतंत्र पंचायत प्रणाली लागू की, जहाँ हर वर्ग को अपनी आवाज उठाने का अधिकार था। चोल वंश ने लगभग 400 वर्षों तक दक्षिण भारत और पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखा, लेकिन 13वीं शताब्दी में पांड्य वंश के उत्थान के साथ चोल साम्राज्य कमजोर होने लगा, पर उनका इतिहास और विरासत आज भी जीवंत है। तो दोस्तों, यह थी चोल साम्राज्य की अद्भुत कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुगलों के आने से पहले दिल्ली पर कौन शासन करता था? यह कहानी है लोधी वंश की, जिसने 1451 से 1526 तक भारत पर राज किया। आइए इस इतिहास को रोमांचक अंदाज में जानते हैं। बहलोल लोधी का उदय 1451 से 1488 ईस्वी। बहलोल लोधी एक अफगान सरदार, जिसने न सिर्फ खुद को एक महान योद्धा साबित किया, बल्कि 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठकर लोधी वंश की नींव रखी। अपनी समझदारी और युद्ध कौशल से उसने एक मजबूत सल्तनत की स्थापना की। सिकंदर लोधी का स्वर्णकाल 1489 से 1517 ईस्वी। बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली का शासक बना। उसने न सिर्फ प्रशासन को सुदृढ़ किया, बल्कि कृषि, व्यापार और शिक्षा को भी बढ़ावा दिया। उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और भारत में पहली बार यूनानी चिकित्सा को सुधारने का काम किया। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। लेकिन हर बढ़ता हुआ साम्राज्य कभी न कभी गिरता जरूर है। इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था, अपने कठोर शासन और अत्याचारों के कारण कुख्यात हुआ। अफगान और राजपूत सरदारों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और तभी 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में उसे हरा दिया। 1526 में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोधी को हराकर लोधी वंश का अंत कर दिया। यह सिर्फ एक विजय नहीं थी, बल्कि भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत थी। तो दोस्तों,
इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कहानियां नहीं बल्कि सीखने का एक माध्यम है। लोधी वंश ने दिल्ली पर 75 साल शासन किया, लेकिन एक शासक की गलतियां पूरे साम्राज्य को खत्म कर सकती हैं। भारत का इतिहास रहस्यों और वीरता और षड्यंत्रों से भरा पड़ा है। 13वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत में खिलजी और तुगलक वंश ने अपनी अमिट छाप छोड़ी। आइए जानते हैं इस रोमांचक गाथा को। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296। 1290 में गुलाम वंश का अंत हुआ और खिलजी वंश की शुरुआत हुई। जलालुद्दीन खिलजी पहले ऐसे शासक थे जो बुजुर्ग और शांति प्रिय थे, लेकिन उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा कुछ और ही थी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हथिया ली। उन्होंने मंगोल आक्रमणों को रोका, दक्षिण भारत पर आक्रमण किए और बाजार सुधार लागू किए, लेकिन उनकी क्रूरता कम नहीं थी। तुगलक वंश का उदय 1320 से 1414। 1320 में खिलजी वंश का अंत हुआ और तुगलक वंश की शुरुआत हुई। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की सत्ता संभाली, लेकिन उनका शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अजीबोगरीब योजनाओं के लिए मशहूर रहे। उन्होंने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की, तांबे के सिक्के चलाए, लेकिन ये फैसला असफल रहे। उनकी नीतियों से जनता परेशान हो गई और उनका शासन अस्थिर हो गया। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक ने कई इमारतें, नहरें और मस्जिद बनवाए। उन्होंने करों में छूट दी और जनता को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी, जिससे तुगलक वंश का पतन शुरू हो गया। खिलजी और तुगलक ने भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, लेकिन अंततः वे समय के साथ मिट गए। भारत में भक्ति आंदोलन का उदय मध्यकाल में हुआ, जब समाज में जाति व्यवस्था, अंधविश्वास और धार्मिक कठोरता अपने चरम पर थी। इस आंदोलन ने न केवल ईश्वर भक्ति को सरल बनाया, बल्कि समाज में समानता और प्रेम का संदेश भी दिया। आज हम आपको उन महान संतों कबीर, गुरु नानक, विद्यापति और मीराबाई की प्रेरक कहानियां सुनाने जा रहे हैं, जिनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। संत कबीर 1440 से 1510 जाति पाति के विरोधी, निर्गुण भक्ति के समर्थक और समाज सुधारक। कबीरदास जी का जन्म एक दूल्हा परिवार में हुआ था। वे हिंदू मुस्लिम भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़न रहन दो म्यान। कबीर ने मूर्ति पूजा, पाखंड और बाह्य आडंबरों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने निर्गुण भक्ति पर बल दिया, जिसका अर्थ था कि ईश्वर निराकार है और उसे प्रेम व भक्ति से ही पाया जा सकता है। कबीरदास की रचनाएं बीजक, साखी, प्रमैनी और दोहे में संकलित हैं। उन्होंने समाज को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। गुरु नानक सिख धर्म के प्रवर्तक। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल से ही धार्मिक कठोरता और सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। वे कहते थे, न कोई हिंदू न मुसलमान, सब एक परमात्मा के पुत्र हैं। गुरु नानक अपने शिष्यों को सिख धर्म के 3 मूल सिद्धांत सिखा रहे हैं। नाम जपो, ईश्वर का स्मरण करो, तीरथ करो, ईमानदारी से कमाओ, वंड छगो, सभी के साथ भोजन बांटो। गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा की शुरुआत की, जिसमें हर जाति और वर्ग के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने सिख धर्म की नींव रखी और अपने संदेशों को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कराया। उनके प्रमुख उपदेश एक ओंकार, जिसका अर्थ है सबका मालिक एक। विद्यापति प्रेम और भक्ति के कवि। विद्यापति मैथिली भाषा के महान कवि थे। उनकी रचनाएं शिव भक्ति और राधा कृष्ण के प्रेम से भरी हुई थी। जोगी भये शिव, सन्यासी भये शिव, कृपा निधान विद्या के दाता। विद्यापति को अभंग काव्य का जनक भी कहा जाता है। उनकी कविताएं भक्ति आंदोलन के साहित्य का अहम हिस्सा हैं। उन्होंने श्रृंगार और भक्ति रस दोनों में कविताएं लिखी। उनकी रचनाओं से बाद में सूरदास और तुलसीदास भी प्रभावित हुए। मीराबाई 1498 से 1546 राजस्थान की राजकुमारी होते हुए भी मीराबाई ने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया और कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। वे कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई के भजन आज भी भक्तों के हृदय में गूंजते हैं। वे कृष्ण को अपना पति मानती थी और सांसारिक बंधनों को छोड़कर भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। मीराबाई कृष्ण भक्ति संप्रदाय की प्रमुख संत थी।
उन्होंने मीरा पदावली नामक भजन संग्रह लिखा। उनके भजनों में श्रृंगार और भक्ति रस का सुंदर समन्वय है। भक्ति आंदोलन न केवल धार्मिक पुनर्जागरण था, बल्कि यह सामाजिक क्रांति भी थी। इन संतों ने जाति पाति धर्म और भेदभाव से उठकर प्रेम समानता और भक्ति का संदेश दिया। भारत की धरती ने कई महान राजवंशों को देखा है, लेकिन मुगल साम्राज्य का इतिहास अपने आप में एक अद्वितीय गाथा है। यह कहानी है सूरवीर योद्धाओं की, उनके अद्वितीय रणनीतियों की और एक समृद्ध संस्कृति धरोहर की, जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। चलिए समय के इस दरवाजे को खोलते हैं और झांकते हैं मुगलों के स्वर्णिम युग में। बाबर का भारत आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में मध्य एशिया में स्थित फरगना घाटी में एक शासक का जन्म हुआ, जिसने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया। वह थे जहीर उद दीन मोहम्मद बाबर, जो तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। बाबर के जीवन का आरंभिक काल कई कठिनाइयों से भरा था। उसने समरकंद पर कब्जा करने की कई असफल कोशिशें की और अंततः अपनी किस्मत आजमाने के लिए भारत की ओर बढ़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उसकी सेना छोटी थी, लेकिन तोपखाने और युद्ध रणनीतियों के कारण उसने लोधी सेना को पराजित कर दिया। इस जीत के साथ भारत में मुगलों के शासन की नींव पड़ी। बाबर ने अपने आत्मकथात्मक ग्रंथ तुजुक के बाबरी में अपने अनुभवों को लिपिबद्ध किया है, जिसमें उसकी भारत यात्रा सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन है। 1530 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं का संघर्ष। हुमायूं अपने पिता की तरह एक वीर योद्धा था, लेकिन वह राजनीतिक दृष्टि से उतना सक्षम नहीं था। शेरशाह सूरी से संघर्ष। 1539 और 1540 की लड़ाइयों में हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया और उसे भागकर ईरान में शरण लेनी पड़ी। अगले कई वर्षों तक वह निर्वासन में रहा। दिल्ली की पुनर्प्राप्ति 1555। फारस के शाह की सहायता से हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन उसकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकी। 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद अकबर को गद्दी सौंप दी गई। अकबर एक महान सम्राट। 13 वर्षीय अकबर ने सत्ता संभाली और बैरम खां के मार्गदर्शन में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया। उसने राजपूतों से मित्रता स्थापित की और कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किया। अकबर ने गुजरात, बंगाल, कश्मीर और दक्कन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए टोडरमल की राजस्व प्रणाली लागू की। अकबर ने सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने के लिए दीन-ए-इलाही की स्थापना की और जजिया कर समाप्त किया। जहांगीर और शाहजहां। कला और प्रेम का युग। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर न्यायप्रिय शासक था। उसने इंसाफ की जंजीर स्थापित की और मुगल चित्रकला को प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार की अनुमति भी इसी दौरान मिली। शाहजहां 1628 से 1658। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे भव्य संरचनाएं बनाई, लेकिन अपने पुत्र औरंगजेब के विद्रोह के कारण उसे अपने अंतिम आयु आगरा के किले में बितानी पड़ी। औरंगजेब और साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराकर सत्ता हासिल की और दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसने पुनः जजिया कर लगाया, मराठों, सिखों और राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़े, शिवाजी से संघर्ष किया, लेकिन अंततः मराठा शक्ति को पूरी तरह कुचल नहीं सका। 1707 में उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा और स्थानीय शक्तियां उभरने लगी। 1857 की क्रांति में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बना लिया और बर्मा, जो कि म्यांमार में है, भेज दिया। इसके साथ ही भारत में मुगलों का युग समाप्त हो गया और ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। मुगल साम्राज्य सिर्फ युद्धों और विजयों की कहानी नहीं है, बल्कि यह कला, साहित्य, स्थापत्य और संस्कृति समन्वय का प्रतीक भी है। ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली का लाल किला आज भी इस गौरवशाली युग की गवाही देता है। भारत के इतिहास में कई वीर योद्धा हुए, लेकिन एक ऐसा नाम जिसने मुगलों, आदिलशाही और अंग्रेजों को चुनौती दी, वे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। यह कहानी है उनके संघर्ष, शौर्य और स्वराज्य की स्थापना की।
शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को सिवनेरी किले में हुआ। उनकी माता जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाकर बचपन से ही एक आदर्श राजा बनाने की शिक्षा दी। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक वीर सेनापति थे। शिवाजी महाराज ने छोटी उम्र में ही स्वराज की स्थापना की कल्पना की और इसे साकार करने के लिए अपने मावला योद्धाओं की एक सेना तैयार की। उन्होंने 1645 में पहला किला तोरणा जीतकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को खत्म करने के लिए अफजाल खान को भेजा। यह एक विशालकाय सेनापति था जिसने कई हिंदू राजाओं को हराया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीति से उसे हराकर मराठा साम्राज्य को और मजबूत किया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाकर कैद कर लिया, लेकिन उनकी कुशाग्र बुद्धि ने उन्हें यहाँ से बच निकलने में मदद की। वे मिठाइयों की टोकरी में छुपकर आगरा से भाग निकले और स्वराज की पुनः स्थापना की। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में भव्य समारोह हुआ। शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि दी गई और उन्होंने स्वराज की औपचारिक स्थापना की। शिवाजी महाराज ने भारत की पहली संगठित नौसेना बनाई और अंग्रेजों, पुर्तगालियों तथा डचों की शक्ति को चुनौती दी। उन्होंने दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका फहराया और कई राज्यों को मुगलों से मुक्त कराया। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज का निधन हो गया और स्वराज बना रहा। उनकी विरासत को संभाजी महाराज और आगे चलकर पेशवाओं ने आगे बढ़ाया। मराठों ने 1720 तक पूरे भारत में अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने अपने शासन से, सैन्य कौशल और रणनीति से भारत की राजनीति को नया मोड़ दिया। वीरता, संघर्ष और साम्राज्य की यह यात्रा यही समाप्त होती है, लेकिन इतिहास की गाथाएं कभी खत्म नहीं होती। हमने देखा राजपूतों की शौर्य गाथा, दिल्ली सल्तनत का उत्थान और पतन, चोल साम्राज्य की समृद्धि, खिलजी और तुगलक की रणनीतियां, लोधी वंश की राजनीति, भक्ति आंदोलन की लहर, मुगलों का साम्राज्य और छत्रपति शिवाजी महाराज की अमर वीरता। इतिहास केवल अतीत नहीं, हमें यह भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें।